हेडिंग बना लो, कूलम्स लॉ। मैं से बोल रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट, कूलम्स लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट। कूलम्स लॉ किसने दिया? एक फ्रेंच के फिजिस्ट थे, चार्ले अगस्तीन डी कूलम। चार्ले अगस्तीन डी कूलम, आपको इतना बड़ा नाम याद नहीं करना है इसका, बस याद करो तो कूलम था। उसने क्या एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया? उसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया कि अगर कोई चार्जेस है या पॉइंट चार्ज बॉडीज है, वैसे एक बात बताऊं, खाली चार्जेस नहीं होते, पॉइंट चार्ज की बॉडी होती है। क्योंकि आपको अभी अभी मैंने सिखाया कि जो चार्ज होता है किसी बॉडी के ऊपर होता है, एग्जिस्ट वो वैसे नहीं करता बिना मास के, वो किसी बॉडी मतलब किसी मास के ऊपर ही होता है। तो अगर दो चार्ज बॉडीज हैं, अब ये जो चार्ज बॉडीज है ये है पॉइंट चार्ज बॉडीज। पहले मैं इस बात को क्लियर कर दूं, पॉइंट चार्ज बॉडीज क्या होती हैं? पॉइंट चार्ज बॉडीज वो बॉडीज होती है जिनका खुद का साइज उन दो बॉडीज, जो दो बॉडी पे चार्ज में कंसीडर कर रहा हूं, उनके बीच के डिस्टेंस से बहुत कम हो, बहुत कम, इतना कम कि उसे नेग्लेक्ट किया जा सके, तो उन्हें पॉइंट चार्ज बॉडीज बोलते हैं। तो पॉइंट चार्ज बॉडीज कौन सी होती हैं? जिनका साइज बहुत ज्यादा छोटा हो एज कंपेयर टू डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज, उसे बोलते हैं पॉइंट चार्ज बॉडीज। हाँ जी रिया, ये बात क्लियर हुई? पॉइंट चार्ज बॉडीज किसको बोला मैंने? विनायक? ओके, तो अभी पॉइंट चार्ज बॉडी बोलो या पॉइंट चार्जेस बोलो, दोनों का मतलब सेम रहेगा। मान लो यहां पर एक चार्ज है Q1 और यहां पर एक चार्ज है Q2, और इन दोनों चार्जेस के जो बीच का डिस्टेंस है, इन दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है, सपोज करो मैं उसे R ले रहा हूं, दोनों चार्जेस के बीच के डिस्टेंस को मैं R कंसीडर कर रहा हूं। तो कूलम ने, मिस्टर कूलम ने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, उन्होंने देखा कि दो चार्जेस एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। आपको पता है अगर दोनों चार्जेस पॉजिटिव के होंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अगर दोनों चार्जेस नेगेटिव के होंगे तो ये दोनों को रिपेल करेंगे, अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा तो दोनों अट्रैक्ट करेंगे। मतलब दोनों चार्जेस में या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या दोनों चार्जेस में फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। तो मिस्टर कूलम ने नोटिस किया द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन and repulsion between two charges is directly proportional to the product of magnitude of the charges। Means अगर ये चार्जेस छोटे होंगे, इनके बीच का जो फोर्स होगा, चाहे वो अट्रैक्टिव हो चाहे वो रिपल्सिव हो, वो कम होगा। अगर ये चार्जेस बड़े होंगे, मैग्नीट्यूड इन चार्जेस का ज्यादा होगा, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा उसका मैग्नीट्यूड भी ज्यादा होगा। बताओ ये बात क्लियर है विनायक? ओके, मैंने बोला द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। दिस इज द रिलेशन नंबर फर्स्ट। और क्या बोला? एंड दैट फोर्स जो मैं बोल रहा हूं अट्रैक्टिव या रिपल्सिव इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। मींस अगर ये चार्जेस एक दूसरे से ज्यादा दूरी पर हैं तो एक दूसरे पे कम फोर्स लगाएंगे, अगर ये पास पास है तो ज्यादा फोर्स लगाएंगे। मतलब ये इनवर्सली डिपेंडेंट है, डिस्टेंस के बढ़ने से फोर्स घट रहा है, डिस्टेंस के घटने से फोर्स बढ़ रहा है, बट सिंपली वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर स्क्वायर टाइम के बराबर डिस्टेंस अगर आप चेंज करते हो तब नोटिसेबल जो है वो चेंज यहां पर आता है। मींस द फोर्स ऑफ attraction or repulsion between the two charges is inversely proportional to the square of the distance between the two charges। हाँ जी, ये बात बता दो, क्लियर है? प्राची, अंजलि, रिया? ओके, तो मैं भी लैंग्वेज लिखवाऊंगा, अभी तो मैंने यहां पर समझाया है। अगर इन दोनों रिलेशंस को कंबाइन कर दिया जाए, कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2
और इसी को इकट्ठा करें इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर। जब आप प्रोपोर्शनल साइन को हटाओगे तो कोई कांस्टेंट आएगा स्मॉल के, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द फोर्स। यहां पर K क्या है? K एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जो कि डिपेंड करता है कि आप कौन सा सिस्टम ऑफ यूनिट ले रहे हो। आपने 11th में पढ़े हैं सिस्टम ऑफ यूनिट, आप मेनली सीजीएस सिस्टम और एसआई सिस्टम की बात करोगे मेनली यहां पर। दूसरा डिपेंड ये करता है आपने जो दो चार्जेस लिए हैं उनके बीच का मीडियम क्या है। मीडियम जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं और मोबाइल में मेरे के बीच में जो मीडियम है वो अभी एयर है, एयर इज अ मीडियम। तो यहां पर दोनों चार्जेस के बीच का मीडियम क्या है उस पर भी के की वैल्यू डिपेंड करती है। तो आप यहां पर लिख सकते हो, यहां पर वेयर के इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट whose value depends upon system of units and medium कौन सा मीडियम? वो मीडियम जो चार्जेस के बीच में है। ओके, मुझे बता दो क्या यहां तक बात क्लियर है? फिर आगे बढ़ेंगे। आगे बेटा ऐसे कैसे नोट कर लो, साइड में जो स्पेस बचा उसमें ये वाला डायग्राम भी बना लो। दो चार्जेस दिखाओ, बीच का डिस्टेंस Q1 और Q2 है ये एज इट इज नोट करो यहां तक, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, मैंने यहां कहा क्या बोला था? वेयर K इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट whose value depends upon system of units एंड मीडियम। इन दो चीजों पे डिपेंड करती है K की वैल्यू। सबसे पहले इसके आगे ही आप गो थ्रू, मतलब आगे लिखते जाओगे, ये खत्म नहीं हुआ है। इन सीजीएस सिस्टम, अगर मैं सीजीएस सिस्टम की बात करता हूं, सीजीएस सिस्टम आपने पढ़ रखा है जिसमें सी का मतलब सेंटीमीटर, जी का मतलब ग्राम, एस का मतलब सेकंड होता है। सीजीएस सिस्टम में जो के की वैल्यू होगी, कौन से के की वैल्यू? स्मॉल के की, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की वैल्यू वो 1 लेते हैं। मगर ये तो सीजीएस सिस्टम है, मीडियम को क्या माना आपने? फॉर मीडियम वैक्यूम होगा, फॉर वैक्यूम और एयर। जब तक मीडियम आपने वैक्यूम मान रखा है, वैक्यूम का मतलब है वहां एयर भी नहीं है या एयर मान रखा है, तब तक के की वैल्यू हम 1 लेंगे। तो मेरे पास जो ये फॉर्मूला बनेगा एफ, वो बनेगा के की वैल्यू 1 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये मेरा नेट फॉर्मूला बना, फाइनल फॉर्मूला। बट बेटा ये ज्यादा यूज नहीं होता, जो एसआई सिस्टम वाला फॉर्मूला है वो ज्यादा यूज होगा। इन एसआई सिस्टम, एसआई सिस्टम में के की वैल्यू क्या होती है? के की वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये आपको याद करना पड़ेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसे बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? ये एप्सिलॉन क्या है? इसे बोलते हैं परमिटिविटी। परमिटिविटी का मतलब होता है परमिशन। मतलब एक चार्ज दूसरे चार्ज पे अगर फोर्स डाल रहा है तो बीच में जो मीडियम है वो उसे परमिशन दे रहा है फोर्स अप्लाई करने के लिए। अगर ये मीडियम चेंज हो जाएगा, मतलब यहाँ एयर की बजाय कोई दूसरा मीडियम आ जाएगा, कोई गैस आ जाएगी या वाटर आ जाएगी, तो ये परमिटिविटी चेंज हो जाएगी, मतलब परमिशन चेंज हो जाएगी। हाँ जी रिया, ये बात क्लियर हुई आपको? मैंने क्या बताया? परमिटिविटी इज जस्ट अ परमिशन। इसको आगे एक्सप्लेन करूंगा। हाँ जी रिया, ये बात क्लियर हुई? परमिटिविटी ओके। इसकी वैल्यू होती है 9, इस कंप्लीट टर्म की 9 इंटू 10⁻⁹ और इसके यूनिट क्या बनेंगे? इसके यूनिट क्या होंगे मैं यहां से सिखा देता हूं एक बार। आपने लिखा F विच इज इक्वल के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो F इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाय Q1 और Q2 आ जाएगा, मतलब यहां के रह जाएगा सिर्फ, दिस वन। तो आपके पास जो यूनिट बनेगी फोर्स की होगी न्यूटन, डिस्टेंस की मीटर के ऊपर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर, डिवाइड बाय कूलम, कूलम क्या हो जाएगा? कूलम स्क्वायर। तो क्या यूनिट बनी के की? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर।
न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। हाँ जी विनायक, ये यूनिट समझ आई मैंने के की यूनिट कैसे निकाली है? ओके, तो मैंने ये फॉर्मूला लिखा था, ये फॉर्मूला F विच इज इक्वल के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, में क्रॉस मल्टीप्लाई करके आर स्क्वायर ऊपर ले जाता हूं और Q1 Q2 को डिवाइड कर देता हूं, Q1 Q2, तो यहां पर सिर्फ क्या बच गया, यहां सिर्फ K बच गया। तो K का ये फॉर्मूला बन गया। पहले ये बता दो विनायक, ये क्लियर है? तो फोर्स के यूनिट क्या होंगे, न्यूटन, डिस्टेंस के होते हैं मीटर, ऊपर लगा हुआ स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, और डिवाइड में लिखा हुआ है कूलम, मतलब चार्ज, चार्ज के यूनिट कूलम होते हैं, कूलम कूलम बन जाएगा कूलम स्क्वायर। तो यूनिट बन गए न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। हाँ जी विनायक बता दो, क्लियर है? ओके, तो मैंने कहा कि के की वैल्यू ये होती है, और साथ साथ मैंने ये भी बताया यहां पर वेयर एप्सल नोट का मतलब है परमिटिविटी, परमिटिविटी। अच्छा, ये जो मैं वैल्यू लिख रहा हूं के की वैल्यू, ये किसके लिए है? ये भी वैक्यूम, और अच्छा ये मेरे पास स्पेस नहीं है, आप के की जब ये वैल्यू पुट करोगे उसके साथ ऐसे ब्रैकेट लगाना, उसमें लिखोगे फॉर वैक्यूम और एयर। ये बात समझ आई? कहां लिखना है ये लिखना है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर के बाद ब्रैकेट लगा के लिखना है फॉर वैक्यूम और एयर। के की वैल्यू इस मीडियम के लिए है। तो एप्सल नोट है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस, फ्री स्पेस का मतलब है वैक्यूम। इसे एक नाम और दिया गया है एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, और इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, 8.85 10⁻⁻12, ये याद करनी पड़ेगी। इसके यूनिट देखो, जो एप्सल नोट है वो डिवाइड में है, तो इसका यूनिट यहां से शुरू होने चाहिए, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, मतलब इसके यूनिट उल्ट जाएंगे, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये हो गई इनकी वैल्यू। जब मैं के की वैल्यू यहां पुट करूंगा तो मेरा फाइनल आंसर क्या बचेगा, देयरफॉर एफ विच इज इक्वल 1/4 पाई एप्सल नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। मैंने सिर्फ के की वैल्यू को 1/4 पाई एप्सल नॉट पुट किया और ये मेरा फाइनल रिजल्ट आ गया, और यहां मेरा कूलम्स लॉ का मेन पार्ट खत्म हो जाता है। हाँ जी विनायक बता दो, ये बात क्लियर है? देख लो, नजर आ रहा है साइड में से? ओके, एक काम करो, फटाफट नोट करो, इसके बाद यहां से नोट करो नंबर 1 इन सीजीएस सिस्टम, आगे सारी बातें नोट कर लो फटाफट। ओके, चलो आगे बढ़े। यहां तक तो हम अभी सिर्फ वैक्यूम की और एयर की बात कर रहे थे। मैंने कहा अगर मीडियम चेंज हो जाए तो क्या होगा। मीडियम में हम क्या लेंगे, मीडियम में हम लेंगे डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। अब ये डाई इलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था, कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। इसमें हम इंसुलेटर्स को डाई इलेक्ट्रिक्स बोलते हैं, क्योंकि जब हम एक डाई इलेक्ट्रिक को, जैसे प्लास्टिक को हेयर के साथ रब करते हैं तो उस पर चार्जेस आ जाते हैं, मतलब वो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी शो करना स्टार्ट कर देती है विदाउट कंडक्शन, तो उन्हें हम नाम देते हैं डाई इलेक्ट्रिक मीडियम्स। तो डाई इलेक्ट्रिक मीडियम के लिए क्या होगा, हर एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, जैसे मैंने आपको 11 डाई इलेक्ट्रिक मीडियम्स की बात बताई थी, जिसमें फर, वूल, ग्लास, कॉटन, पेपर, सिल्क, ये सब थे। तो सबकी क्या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो आएगा उनका नंबर होगा, क्या एक जैसा होगा, क्या वो एक तरह से बिहेव करेंगे? सबका एक नंबर होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उसके अकॉर्डिंग ही ये फोर्स चेंज होगा। तो हम लिखेंगे हाईलाइट करके, फॉर डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम हैविंग डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपिटल के। देखो वो पहले जो के लिखा था वो स्मॉल के था, मैं थोड़ा सा उसको चेंज कर रहा हूं, कैपिटल के। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को कैपिटल के से डिनोट किया जाएगा आपकी बुक्स के अंदर,
फॉर डाइलेक्ट्रिक मीडियम हैविंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपिटल के। अगर ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम आ जाए तो जो नया फोर्स होगा वो क्या होगा, देन जो फोर्स होगा एफ डैश हो जाएगा, पहले एफ था वो एफ डैश हो जाएगा। तो मुझे पहले ये बताओ, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे सीखते हैं, ये दो चार्जेस है, ये एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं। हम मान लेते हैं दो पर्सन आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं। तो वो जो बीच का मीडियम है एयर, वो उन्हें कुछ फोर्स अप्लाई करने की परमिशन दे रहा है। अगर यहां पर एयर की बजाय वाटर आ जाए, दोनों पर्सन के बीच में वाटर आ जाए, विनायक, मुझे बताओ क्या वो पहले जितना एक दूसरे पे फोर्स लगा पाएंगे वाटर आने की बाद? मतलब पानी में जाकर लड़ेंगे तो क्या वो एक दूसरे पे उतना ही फोर्स लगाएंगे, कम लगा पाएंगे? कम। मतलब चार्जेस के साथ भी ऐसा ही होगा, अगर मीडियम आ गया दोनों के बीच में तो वो एक दूसरे पे जो फोर्स लगा रहे थे वो घट जाएगा, कम हो जाएगा। रिया को ये बात क्लियर हुई? मींस जो अभी जो फोर्स जो लग रहा था, एफ लग रहा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। कब लग रहा था? जब वो चार्जेस कहां पर थे? एयर में, वैक्यूम में। जैसे ही मीडियम आ गया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो जो नया फोर्स होगा वो के टाइम्स घट जाएगा। मतलब जो नया फोर्स होगा वो पहले वाले फोर्स का के टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। दैट इज द इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। प्राची बता दो, बात क्लियर है? मीडियम आने से फोर्स क्या हो गया? डिक्रीज हो जाता है। ये कंसेप्ट आपको याद करना है। तो एक काम करो, एज इट इज यहां से नोट कर लो।